अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा मौजू है वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बचपन की बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। मेरे वालिद जो हैं वो हमेशा शुक्र अदा करने की तरबियत दिया करते थे, हमें तालीम दिया करते थे और हम छोटी-छोटी बातों के ऊपर जब नाराज़ होते थे या ख़ास तौर से हमारी वालिदा को अगर लाइट चली जाती थी तो उन्हें बड़ी उलझन होती थी, पानी नहीं आ रहा होता था तो वो बहुत उलझती थीं। तो मेरे वालिद हमेशा ये समझाते थे कि ये नाशुक्रापन है और हमें ये बात ज़रा मुश्किल से समझ आती थी कि इसमें क्या शुक्र करने वाली क्या बात है अगर लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं है या कोई भी मसला छोटा-मोटा मसला है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये पता चला कि बड़ी अजीब सी बात कि जो चीज़ हम एक एक चीज़ या एक सीन या कोई भी चीज़ होती है जिसको सब मुख्तलिफ़ तरीक़े से देख रहे होते हैं। हमारे देखने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ़ होता है, किसी दूसरे का बिल्कुल मुख्तलिफ़ होता है, जिस चीज़ का हमें पहले अंदाज़ा नहीं था। एक चीज़ हमें बहुत बुरी लग रही होती है लेकिन दूसरा जो है वो उस पे शुक्र कर रहा होता है, तो काफ़ी हैरत की बात हुआ करती थी। और हमें हमेशा इसी बात के लिए कि जी अगर हम कहते थे कि बहुत गर्मी हो रही है या बहुत सर्दी हो रही है तो वालिद हमेशा यही कहते थे कि जून जुलाई में गर्मी ही होगी, दिसंबर जनवरी में सर्दी ही होगी, इसमें इतना शोर मचाने वाली और उसकी क्या बात है कि जी हर वक्त आप यही ज़िक्र करते ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। और फिर एक अरसे के बाद एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जिनको देखकर मुझे और जिनसे मिलकर शुक्रगुज़ारी और नाशुक्रेपन का फ़र्क पता चला। हम छोटी-छोटी बातों के ऊपर शिकायत करने लगते हैं, चीज़ों के ना होने का, फिर अल्लाह से गिला करते रहते हैं। लेकिन इस शख्सियत से मिलने के बाद मुझे शुक्रगुज़ारी की अहमियत का बहुत अंदाज़ा हुआ। मोहसिन नवाज़ साहब पाकिस्तान की एक मुतासिर कुन मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं, आरजे हैं और समाजी कारकुन भी हैं। बहुत अच्छी ज़िंदगी और बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं और दूसरों के लिए हमेशा उम्मीद की मिसाल बने रहते हैं। मोहसिन साहब बचपन में बीनाई से महरूम हो गए थे और उन्हें पोलियो का भी सामना, लेकिन इन सब जिस्मानी मुश्किलात के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सलाहियतों को पहचान कर आगे बढ़े। वो एक कामयाब आरजे हैं और इनकी आवाज़ और अंदाज़ गुफ्तगू ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया हुआ है। बहुत से लोगों के इन्होंने दिल जीते हुए हैं। बतौर मोटिवेशनल स्पीकर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, सेमिनार्स और तालीमी इदारों में भी लेक्चर्स देते हैं। मोहसिन साहब की गुफ्तगू में शुक्रगुज़ारी, मस्बत सोच और ख़ुद एतमादी का पैगाम नुमायाँ है। वो ख़ास तौर पर नौजवानों को ये सिखाते हैं मसाइब आपको रोकने नहीं बल्कि मज़बूत बनाने के लिए आते हैं। वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक मोहब्बत करने वाली बीवी और 2 साइकोलॉजिस्ट बेटों के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीनन इस सब में इनकी फ़ैमिली का भी बहुत हाथ है जो ये इतनी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज की इस ख़ास नशिस्त में हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि हम हिम्मत, हौसले और शुक्रगुज़ारी की एक ज़िंदा मिसाल मोहसिन नवाज़ साहब से गुफ्तगू करेंगे। उनकी आवाज़ में तासीर है, उनकी बातों में सच्चाई है और उनकी कहानी हर उस शख्स के लिए रोशनी है जो ज़िंदगी में कभी भी हार मानने का सोचता है। आज हम उनसे इनकी कामयाबी का सफ़र, शुक्रगुज़ारी का राज और वो बातें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं जानने की कोशिश करेंगे। आइए मिलते हैं मोहसिन साहब से। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन नवाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी इन तमाम खूबियों में एक खूबी की मैं और मुतरफ़ हो गई कि आप अपने वादे के बहुत पाबंद हैं। आपने वादा किया था और आपने वादा पूरा किया। आपका कोशिश तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ करवाइए, पहले अपने बचपन के बारे में थोड़ा मुख्तसर सा बता दीजिए। इस वक्त आप मैं जानती हूँ कि आप आरजे भी हैं, साइकोलॉजी से भी आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, अदब से भी आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो बचपन के बारे में थोड़ा-सा मुझे बताइए। बचपन में मुझे काफ़ी नेचर से मेरी काफ़ी क़ुर्बत के लम्हात थे। मेरा आई साइट का चैलेंज चूँकि 13 साल की एज से है, 2 इयर्स में पोलियो की वजह से लेग्स इफ़ेक्ट हुई, तो उसके दौरान मैंने कायनात को ऑब्ज़र्व करने के लिए ज़रा डिफरेंट स्टाइल था, लाइफ़स्टाइल था, तो इस वजह से चीज़ों को ग्रैब करने की सलाहियत या शौक़ भी शायद दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था। मुख्तलिफ था। तो बहुत ज़्यादा गहराई और गहराई से चीज़ों को महसूस करने का
जो मेरा बचपन है वो रहा, और इसमें रंगों से, फूलों से, कुदरत के मनाजिर से, उस ज़माने की जो टेक्नोलॉजी है उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे एक दिलचस्पी सी रही, और मैंने लिखा भी। और लिखने में भी मुझे चूँकि ऐसे लोगों से को सुनने का मौका मिलता था जो कि बड़े दानिश्वर किस्म के लोग थे, जैसे आप हैं। तो वो फिर मेरा जो ताल्लुक़ ज़्यादातर था बतौर सामे रेडियो से जो था, उसमें ऐसे दानिश्वर लोगों के इंटरव्यू सुनना, तो उससे मुझे मेरा ज़ौक़ शौक़ काफ़ी बढ़ा इंसान को जानने में, इंसान और इंसान की सलाहियत। लेकिन इससे पहले जो आपकी तालीम और आपकी जो उस वक्त की जद्दोजहद थी, उसमें आप को कभी मायूसी नहीं हुई? अब फितरी है मायूसी ऐसी किसी सिचुएशन में जो कि अचानक से कोई एक इमोशनल ट्रॉमा हो, तो फौरी तौर पे तो एक इंसान को मायूसी या डिसअपॉइंटमेंट से गुजरना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन बात ये है कि किसी भी ऐसी सिचुएशन को जो रिस्पॉन्ड करना है, असल चीज़ ये मैटर करता है। तो मुझे भी वो दिन याद हैं जब किसी की तरफ से कोई तबसरा, जी कोई ऐसी बात जी कि आपका क्या बनेगा, या वालिदैन को ये कहा हुआ कि आपके इस बच्चे का क्या जी बनेगा, जी तो सर्वाइव कैसे करेगा। तो ऐसे चंद एक तबसरों से मैंने समझना शुरू कर दिया कि ये जो कायनात है, लोग हैं, ये जो कोई डिफरेंट होता है या जिसके कुछ जिस्मानी अज़ा उन नॉर्मल लोगों की तरह से काम नहीं कर रहे होते, उनको देखने की नज़र दुनिया की थोड़ी मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ होती है। असेसमेंट मुख्तलिफ होती है। पर मैंने इसमें से महरूमी को नहीं सेलेक्ट किया। ख़याल ज़रूर आए, एहसास तो ज़रूर ये हुआ कि उस कुछ वक्त जिस वक्त वो खातून ये बात कह रही थी, उस वक्त आपने क्या फील किया? दिल टूटा, दिल टूटा। लेकिन उस टूटे हुए दिल में से मैं समझता हूँ कि दिल का टूटना भी बड़ा ज़रूरी है। दिल के टूटने से ही वो किरणें, वो चश्मे फूटते हैं जो आपको तवानाई से सरशार करते हैं। तो दिल का टूटना बड़ा अज़ीज़ है कि शिकस्ता हो तो अज़ीज़ तर है निगाहे आईना साज में। वाह! तो आईना साज की निगाह में उस टूटे हुए दिल की जो कदर व मंजिलत है और उसकी तरफ से जो उसके अंदर तासीर डाल दी जाती है, मुझे लगता है कि दिल को जो टूटने की कोई सिचुएशन होती है, तो उसके टूटने के बाद उसमें जो वो खुलता है, तो उसके अंदर तासीर, तवानाई, एक्सेप्टेंस, ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस, और कितना कुछ कुदरत उसके अंदर नमू उसको देने के लिए सरशार करती है उसको, और वहाँ से फिर वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। जबकि लोग दिल टूटने से बचना चाहते हैं। जी जी दिल लोग टूटने से पीछे भी होते हैं ना। जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम बात है आपकी शख्सियत, आपकी ज़िंदगी में, वो ये कि आप दिल टूटने के बाद आप मायूस होके पीछे नहीं हटे, आप आगे बढ़े। बाय ये नेचर कैसे? शायद मैं ऐसा हूँ कि मुझे अगर कोई ये कहे कि आप ये नहीं कर सकते, तो चैलेंज मुझे देना अच्छा मुझे आगे बढ़ाता है। अच्छा अच्छा तो हर वो काम जो ज़िंदगी में मुझे किसी ने कहा, आज भी अगर मुझे कोई कहता है कि ये आप नहीं कर सकेंगे, मैं कर देता हूँ, तो मेरे अंदर फ़ौरी जो ख़्याल पैदा होता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, फिर अगर मैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस जैसा नहीं कर सकता, तो उससे मिलता जुलता कैसे कर सकता हूँ। तो बेसिकली डिफरेंट होना ख़राब होना नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो मैं यानी जिस्मानी निज़ाम का थोड़ा सा मुख्तलिफ होना, यानी जैसे चलने फिरने का या देखने का, तो इसके जो मुतबादिल ज़राए हैं वो भी मौजूद हैं। इसीलिए तो ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन हर रोज़ मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुज़रता हूँ कि जिसमें मैं कुछ नया करने की जिद्दोजहद, नया सोचने की, नए ज़ाविया नज़र की, अपनी जो हिस्सियात हैं उनको बेदार रखने की एक एक्सरसाइज करता रहता हूँ। तो देखिए, हमें जो मुश्किलात आती हैं, अगर वो मुश्किलात आपसे पहले किसी और फ़र्द के साथ भी हो गुज़री हैं, तो आप उसके तजुर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप बिल्कुल फिर वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी तो कोई फ़र्द उसको डील कर चुका है। लेकिन अगर कोई मुश्किल आपके नॉलेज के मुताबिक पहले
किसी और को नहीं आई और ये अकलौते और पहले फ़र्द आप ही हैं जिनको इस मुश्किल का सामना है, तो आप उस मुश्किल को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साइंटिस्ट बन जाइए, आप मुजिद बन जाइए किसी नए तरीके के। तो ये अप्रोच ये आपको अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया और उसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या पेश आई आपको? मैंने अपने करियर का आगाज़ डीप फिल्टर स्टूडियोज़ में, आज जो आपके साथ इंटरव्यू तक मैं पहुंचा हूँ, जो मेरी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हूँ मैं समझ रहा हूँ बहुत शुक्रिया। कि इस माइक्रोफोन पर आप जिन हस्तियों को इंटरव्यू कर रही हैं, करती हैं और कर चुकी हैं, मैं उन उस दर्जा कमाल पर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इसको अपने प्रोफाइल के अंदर एक बहुत ही अहम दर्जा समझता हूँ कि आपके इस स्टूडियो में यहाँ बैठना, बात करना, जहाँ मेरे वो टीचर्स भी आ चुके हैं, यानी इसी स्टूडियो पर, आपके इस चैनल पर वो लोग भी मौजूद हैं जिनको मैं अपना टीचर मानता हूँ। सोचने में, कम्युनिकेशन में, आपने कैसे कैसे दानिश्वरों को, मैं बहुत झिझक रहा हूँ उनमें से चंद एक का नाम लेते हुए, क्योंकि मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ, तो मैं उसमें तकरीबन हर इंटरव्यू में से कुछ चीज़ें जो ग्रैब करता हूँ, नोट करता हूँ। तो मैं नाज़रीन से भी ये कहूँगा कि मेरा ये जो तबसरा सवाल उनका जो था वो मुझे याद है, ये फिक्र ना करें कि वो सवाल नहीं याद। तो कहने का मकसद ये कि ये जो एजाज़ मिला, आपने फरमाया कि करियर में क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ और कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आईं। तो ये जो इस तरह की ज़िंदगी में आपके दर्जे हासिल होते हैं, तो उसके पीछे एकदम से कुछ भी नहीं होता। मुश्किलात जिन्हें हम कहते हैं, वो एक्चुअली मुश्किल को देखने की भी तो एक नज़र है ना, जिसे हम मुश्किल कहते हैं। बचपन में हमने किताबों में पढ़ा हुआ है मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। तो मुश्किल के लफ्ज़ के साथ जो मेरी फीलिंग है ना, वो एक्चुअली मुश्किल की नहीं है, वो चैलेंज की है। अब जो आपने करियर का सवाल पूछा कि वो कैसे क्या हुआ, तो वह ऐसे हुआ कि तालीम का सिलसिला मेरा ज़रा दूसरों से मुख्तलिफ था। प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन थी, करीबी ट्यूशन सेंटर से पढ़ने जाता था, और पढ़ने में मेरी दिलचस्पी दूसरों से, मेरा ख़याल ख़ाम है कि शायद ज़रा ज़्यादा रही होगी, क्योंकि मेरी जो तवज्जो का दर्जा अल्लाह ताला ने मुझे दिया, वो दूसरे इंसानों से मुझे लगता है कि जो ये थोड़ा सा आप अगर इस पे गौर करें कि बीच बीच में से आबादी में, पॉपुलेशन में कुछ लोग आपको दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। तो मेरा भी मुख्तलिफ होना यानी लोगों को ज़रा हैरत ज़दा भी करता है और मेरे साथ डायलॉग पे भी लाता है। तो मेरा जो मुख्तलिफ होना था, शायद इसी चीज़ को मैंने अपनी एनर्जी या ताकत भी समझा। तो मेरी जो तवज्जो इस तरफ ज़्यादा रही, सीखने की तरफ, जैसे स्टडी में भी ऐसा ही किया कि जब मैं पढ़ता था तो मैं दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत थोड़ी मेहनत से ज़्यादा उस पर एक तवज्जो का दर्जा मेरा ज़रा ज़्यादा होता था। तो मैं उसके नोट्स बनाता था, कैसेट्स पर रिकॉर्डिंग करता था। तो किताबें बचपन में कैसेट पर रिकॉर्ड होती थी, अच्छा, और दोस्तों की मदद से वो रिकॉर्डिंग मिल जाती थी। वो मेरी उनसे बार्टरशिप थी कि वो मैं उनके साथ, मुझे फ्लूट बजाने का काफ़ी शौक़ था जो मैंने चंद दिनों में सीखा था। तो कुछ ऐसे दोस्तों से ताल्लुक़ बन गया जिनको शौक़ था फ्लूट बजाने का, तो मेरी और उनकी बार्टरशिप ये थी कि मैं उनको फ्लूट बजाना सिखाता था, वो मुझे किताबें रिकॉर्ड कर देते थे और मैं उसको पढ़ता रहता था, सुन के मैं सीखता था। तो ये रहा सिलसिला। अभी हम बात कर रहे थे तो जैसे हम कहते हैं कि जब अल्लाह ताला कोई एक नेमत लेता है तो दूसरी स्पेशल कोई पावर दे देता है। इस बारे में आप ज़रा मुझे बताइए। तो एक्चुअली वो हमें मॉडल बनाना चाहता है, आपको, मुझे, अपने अपने रोल में, दुनिया में। वो हमें इस कायनात के अंदर किसी खूबसूरती के लिए उसने हमें यूनिक सलाहियतों के साथ भेजा है। हम में से हर एक का थंब इम्प्रेशन मुख्तलिफ बना के पैगाम दे दिया कि आप सब एक दूसरे जैसे भी हैं पर एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। उसमें जो 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 अपनी सलाहियतों को पहचान लेने का गुमान है, वो आप जितना अच्छा एक्सरसाइज कर सकें, जितना अच्छा उस पर सोच सकें। मसलन मैं आपको बताऊं कि मुझे शायद बहुत जल्दी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि जैसे मैं देख नहीं सकता, तो देखने पर मेरी जो एनर्जी है, जो कि हम सब लोगों की हवासे खमसा पर ख़र्च होती है, ठीक, यानी हमारी जो दिमाग की एनर्जी है वो डिवाइडेड होती है हवासे खमसा के अंदर। इसीलिए तो ड्राइविंग के दौरान फ़ोन सुनना तवज्जो को तकसीम कर देता है। ठीक। तो
अपनी अटेंशन की एनर्जी का अगर हम जायज़ा लें तो मेरी वो एनर्जी जो देखने पर दूसरे लोगों की सरफ होती है, वो मेरी उसी तरफ तवज्जो देने के कोटे के अंदर शामिल हो जाती है, जिस वजह से मेरा चीज़ों को परसीव करने का या गौर करने का जो मौका है या चांस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो कोई भी शख्स, मैं अपनी बात नहीं, जो भी कोई शख्स है जो कि बेबसरगी में मुब्तला है, बसारत से महरूमी है या क़ुव्वते समात से लोग महरूम होते हैं। एडिसन के बारे में ये है कि वो क़ुव्वते समात उनकी काफ़ी वीक थी, तो स्कूल से उनको वापस भेज दिया गया। उनकी मदर को बुला के उन्होंने कहा कि बीबी आपका बच्चा नहीं बाकी लोगों जैसा, तो आप इसे ले जाइए। जी। तो उनकी वालदा कहने लगी कि आपके पास इंतज़ामात नहीं है मेरे नहीं बच्चे है, को। हाँ। तो वो घर ले आई और उन्होंने ख़ुद पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उनकी ईजादात ने दुनिया को हैरान करना शुरू कर दिया। साइंस की मज़ामीन पे पढ़ा। तो बिल्कुल। एक्चुअली जो ये एनर्जी हमारे अंदर होती है, यानी हमारे दिमाग की, इससे हम मुतारिफ़ कैसे होते हैं? हमारी जो तन्हाई है, हमारा जो गौर व फ़िक्र करना है, बेसिकली वो इतना इम्पॉर्टेंट है। हम किस दौड़ में हैं? हम इंफॉर्मेशन की दौड़ में हैं। हम समझते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते चले जाएं, हम में से जो जितना इंफॉर्मेशन होल्डर होगा वो उतना कामयाब होगा। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली इंफॉर्मेशन तो हम सब काफ़ी सारी रखते हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क के सिस्टम को ऑन रखने की कैफियत से गुज़रना लोगों के दरमियान फ़र्क डालता है कि कौन ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब ये वो चीज़ है जो कि यूँ समझ लीजिए जैसे बोरियत है। मैं भी यही कहने वाली थी कि तन्हाई में तो लोग बोर हो जाते हैं। जी। अच्छा, लोग बोरियत से बचना चाहते हैं ना। लोग चाहते हैं कि वो बोर ना हो। लोग तो दूर की बात है, अब तो छोटे-छोटे बच्चे कह देते हैं ये बात कि हम बोर हो रहे हैं। हाँ, हम बोर हो रहे हैं। अच्छा, और उसके नतीजे में क्या है? डोपामाइन के स्पाइक्स हासिल करना चाहते हैं, जी। एक्साइटमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बिल्कुल। तरह-तरह की चिप्स और खाने लेके कभी डोपामाइन को बढ़ाते हैं, कभी ऐसी रील्स देख के जिसमें कोई एक्साइटिंग किस्म के सीन्स हों, कभी कोई और एक्साइटमेंट के लिए बाज़-औक़ात लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते जी, हैं। जी। बाज़-औक़ात एक्साइटमेंट के लिए नए-नए रिलेशंस में जाते हैं। बाज़-औक़ात एक्साइटमेंट के लिए रिस्क टेकिंग बिहेवियर में वो उल्टी गाड़ी चलाना चाहते जी, हैं। जी, जी। ठीक, तो ये भला क्या है? ये वो एक्साइटमेंट अपनी जो है उसके स्पाइक्स लेना चाहते हैं। अच्छा, इससे क्या है कि ये जो दौड़ है एक्साइटमेंट और डोपामाइन को बार-बार, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप नेचुरल प्रोसेस के अंदर डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। जी, जी। जिस वक़्त आप डोपामाइन को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, बढ़ा नहीं रहे, तो आपको बोरियत होगी। तो उसमें चूँकि बोरियत में सोचना पड़ता है और सोचने से ज़िम्मेदारी आती है और ज़िम्मेदारी के साथ कुछ करना पड़ता है, तो इतना औखा होने की ज़रूरत क्या है? क्यों ना ये है बात। ये बात सही है वैसे, क्योंकि अब बच्चा जो है वो कार्टून लगा दें, बोरियत हो रही है, कोई मूवी लगा दें, जी। बाहर जाके उन्होंने खेलना नहीं है, आपस में खेलना नहीं है, आपस में बातें नहीं करनी है, बुक्स नहीं पढ़नी, खिलौने नहीं। एक टाइम था कि जो लेगो है जैसे, वो सारा दिन बच्चा खेलता रहता था। जी, जी। बना रहा है, फिर तोड़ रहा है, कोई नई चीज़ बना रहा है, फिर अब तो कार्टून से और मोबाइल से पीछे हटते ही नहीं है बच्चे। अच्छा, दुनिया में जितने भी लोगों ने तरक्की की है ना, उन्होंने इन्फॉर्मेशन के ज़्यादा होने पर नहीं की। बिल्कुल, बिल्कुल सही। उन्होंने एक्चुअली गौर व फ़िक्र से की है। और गौर व फ़िक्र करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जो अपने पास अब तक सीखा समझा है, आप उसको अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए और दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम एआई के जिस दौर में हैं, हम देखें कि हमारा सारा का सारा ज़ोर जो है वो मालूमात पर है और हमारा जो दिन का आगाज़ होता है ना, वो नोटिफ़िकेशंस हमारे मोबाइल की वो हमारे मूड की टोन को सेट करती हैं। बिल्कुल सही। यानी पहले घंटे के अंदर आने वाले नोटिफ़िकेशंस अच्छे, बुरे, हमने कितनी एप्लीकेशंस इंस्टॉल की होती हैं, उन एप्लीकेशंस के अपने-अपने नोटिफ़िकेशंस हमें गाइड कर रहे होते हैं और हमारे दिन को सेट कर रहे होते हैं। अब पहले घंटे और आखिरी घंटे का जो रोल है आपकी ज़िंदगी में, एक दिन में, लोग उसको पहचानने की ज़हमत नहीं करते, क्योंकि जो पहला घंटा है आपका, उसने पूरे दिन को अरेंज करना है। जी, जी। आपकी थॉट और मूड की जितनी डायरेक्शन है वो सेट कर देता है।
बुनियाद फराहम करता है। और रात का सोने से पहले वाला आखिरी घंटा बिल्कुल आपकी रात को, क्योंकि रात जी को भी आपका दिमाग काम करता है, काम बल्कि ज़्यादा बात औक़ात आप देखिए कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जितना प्रोसेस होता है हमारी सीखे हुए का, वो रातों को होता है। तो हम अपने आखिरी घंटे की भी हिफाजत नहीं कर पाते और पहले घंटे की भी नहीं। तो ये जो सब कुछ है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उतने ज़्यादा इंसानों के इस किस्म के जो मसाइल हमें देखने में ज़्यादा नज़र आते हैं। पर इंसान इतनी शानदार मखलूक है, इतनी शानदार मखलूक है कि जब किसी इंसान पर आप गौर करते हैं तो आप देखिए कि ज़िंदगी की शाहराह पर आगे बढ़ते हुए जब वो बहुत सारी कामयाबियों, तरक्कियों से गलतियाँ करता हुआ, सीखता सिखाता हुआ, जब वो एक ख़ास दर्जे पर 50-55 साल की उम्र तक पहुँचता है तो कितनी हकीकतें आश्कार होती हैं। जी ओ ज़िंदगी तो ये थी, तो मैं क्या कर बैठा, ये दोबारा नहीं मिल सकती, रिवाइंड नहीं हो सकता वक्त। सही तो इससे पहले कि उस लम्हे पर पहुँचें कि जब आपका वक्त आपके हाथ से निकल गया हो, तो वक्त की कदर कर लें और वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखें। अच्छा मैं वापस आती हूँ। जी आप 13 साल की उम्र थी आपकी जी जी। जब आपकी बेनाई चली गई, कैसे? रेटिना डिटैचमेंट, आँखों का जो अच्छा रेटिना है उनके डैमेज होने की वजह से, और उस ज़माने में उसका कोई इलाज नहीं था इतना खातिर खा। अब तो खैर काफ़ी जदीद इलाज भी मौजूद है, तो वो फिर नहीं पॉसिबल था। उस वक्त जिस लम्हे आपको ये बात पता चली, आपको अंदाज़ा हुआ, कोई शिकवा शिकायत अल्लाह से, कोई नाराज़गी, कोई मायूसी, कोई मेरी ज़िंदगी में शिकायत की आपने? सबसे जो मुश्किल काम है ना मेरे लिए ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में जो मैं पाता हूँ, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल काम है गुस्से और नाराज़गी की कैफ़ियत में ज़्यादा देर तक रहना। अच्छा तो वो इंसानों के साथ भी नहीं रह सकता, अच्छा तो वो तो खालिक है। तो कि वो मेरे साथ उसने क्या कर दिया, जी नहीं। मुझे यानी दुख ज़रूर हुआ उस वक्त, जी जी लेकिन उसमें फ़ौरी तौर पे जैसे मुझे लगने लगा कि अब इस बारे में मेरी जो अप्रोच है उस वक्त मैं बताने की पोजीशन में तो नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर इसका जवाब जो बना था वो बाद में समझ में आया। अच्छा आप ज़रा गौर फरमाइए कि जो स्पॉटलाइट है वो मुख्तलिफ पर पड़ती है ना, यानी आप किसी महफिल में ज़मीन पर जाते हुए जो चीज़ रेगुलर या रूटीन वाली होती है वो तो आपको नहीं चौंकाती, जी आपको जी चौंकाएगा कौन, जो मुख्तलिफ है। तो हमारा एक्चुअली मुख्तलिफ होना हमें दुनिया में मुमताज़ बनाता है। तो मुख्तलिफ होना पहचान लेने के बाद आपके लिए मुमताज़ होने का सफ़र आसान हो जाता है। अच्छा नज़रियात में देखिए, जो लोग मुख्तलिफ सोचते हैं शुरू में उनकी बात डाइजेस्ट नहीं होती ना, जी लेकिन एक्चुअली यही लोग होते हैं जो दुनिया के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं और तब्दील कर रहे होते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि मुख्तलिफ, आपका मुख्तलिफ होना नहीं चौंका रहा किसी को, आपका कामयाब होना चौंका रहा है वो इस मुख्तलिफ के साथ? हाँ, इसलिए कि मैंने मुख्तलिफ तरीके से उसको डील किया ना। अब मेरे जैसी कोई फिज़िकल जो चैलेंजेस हैं वो और लोगों को भी हैं, जी ठीक। मैंने कैमरा पर जब काम करना शुरू किया, वीडियोस बनाना शुरू की, तो मुझे एक हमारे दोस्त थे, बाय द वे मैं पहला ब्रॉडकास्टर हूँ जिसने अपना प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव किया था अच्छा पाकिस्तान में, यानी ये 2009 की बात है। तो उस वक्त नया नया वो जो फीचर आया ना फेसबुक लाइव का, तो अगले दिन मेरा शो था, अच्छा अच्छा तो मैंने अपने शो को लाइव किया। अच्छा, अब ये जो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि आपका काम क्योंकि माइक से ज़्यादा कनेक्टेड बनता है, आप देख नहीं सकते, तो कैमरा तो देखने वालों के लिए ज़्यादा काम करता है। मैंने कहा अच्छा, अगर ये बात है ना, तो फिर अब कैमरा को भी हमने नई आदत डालनी है। अच्छा तो हमने सोचा कि कैमरे के साथ ऐसी दोस्ती करनी है कि कैमरा से टेलीकास्ट होना है, और एक नया ट्रेंड सेट करना है कि जो देख नहीं सकते उनका भी कैमरा से बहुत गहरा रिश्ता ताल्लुक़ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। अभी जो मेरा जो सोशल मीडिया है, आप कभी इत्तेफाक हो तो आप देखें कि वहाँ 1 मिलियन से प्लस जी मैंने लोग जो देखा हैं है, वो जी जुड़े बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल और वो किस तरह से कि उनका शुरू में ये हुआ कि चूँकि मैं आँखों में आँखें डाल के बात नहीं करता था, तो शुरू की बात है 2010, 11, 12 में
कुछ लोगों के जहन में सवाल। अब आप मेरी अगर पोस्ट्स पे जाएं, जो कि अल्लाह अल्लाह तक का शुक्र है कि काफ़ी लोग देखते हैं, जी तो बिल्कुल। उसका जो फीडबैक आता है, तो कमेंट्स के अंदर कोई शाज़ो नादरी बीच में कोई नया व्यूवर हो तो कभी वो ये सवाल उठा ले कोई आई साइट के बारे में, जी वरना ज़्यादातर लोग इस मॉडल के साथ जी यूज़ टू हो एडजस्ट गए। यूज टू हो चुके हैं। अच्छा, अब हुआ ये है कि मैंने सवालात सोचे थे या जो मैंने लिखे थे वो तो बिल्कुल साइड पर हो गए हैं और मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, उसमें ज़्यादा मुझे हाँ, और वो मुख्तलिफ बातें मैं करना चाहता हूँ। वही जी, वो उसी में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये बताइए कि आपकी शादी का भी बहुत मज़े का वाक़या है। जी जी, माशाल्लाह आपके बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो शादी लव मैरिज है और बच्चे और लव अल्हम्दुलिल्लाह। आप करते रहे। हाँ, लव तो एक ऑनगोइंग एक प्रोसेस है, मोहब्बत तो हमें करते रहना बिल्कुल। चाहिए। ये नहीं है कि उसमें यानी रिश्ते बदलते रहना चाहिए। जी मोहब्बत तो जी एक आपसे ज़्यादा मोहब्बत को कौन समझ सकता है? बाय द वे, मैं आपसे पूछूं, आपके नज़दीक मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है? जब मेरा इंटरव्यू करेंगे फिर अच्छा अच्छा अच्छा, वो तब अच्छा, ठीक है। अभी तो आप बताइए, मुझे बताइए मोहब्बत क्या है। मोहब्बत कुछ लेन देन वाला मामला है। यानी अच्छा आप ये यानी घाटे का सौदा नहीं है। अच्छा। मोहब्बत जो है वो एक डील है। अच्छा, डील है। हाँ, मतलब यानी मेरा मतलब है, अब माज़रत चाहता हूँ कोई मटेरियलिस्टिक सा लफ्ज़ लगा होगा आपको। वो ये कि मोहब्बत एक्चुअली जिससे होती है ना, तो आप जवाबी तौर पे कुछ मिल रहा होता है आपको अच्छा किसी न किसी शक्ल में। यानी ये कुर्बानी इस तरह का नाम नहीं है, ये इस ये बगैर रिवॉर्ड के नहीं यकतरफा है। नहीं है ये। जी, यकतरफा नहीं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो तो है ही नहीं मोहब्बत। अच्छा अच्छा। तो मोहब्बत जो है वो सिर्फ देने का नाम भी नहीं है नहीं मोहब्बत? नहीं नहीं ओके। नहीं, वहाँ में। अच्छा, अब इसमें ये कि ये मोहब्बत सिर्फ अपोजिट जेंडर के साथ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप देखें ना कि इस कायनात के साथ, इस दुनिया, हम आँख खोलते हैं सुबह तो हम अपने आप को ज़िंदा पाते हैं। हैरानी सी भी होती है बाज़-औक़ात कि अभी अभी हम जिस जहान में थे, ख्वाब में, बिल्कुल वो ख्वाब टूट गया। लेकिन जब हम हकीकत से जब आशना होते हैं और हम वापस इस दुनिया में आते हैं, तो कायनात कितना खूबसूरत इस्तकबाल करती है। चिड़ियों का चहचहाना, बिल्कुल। खूबसूरत फ़ज़ा में साँस लेने की कैफ़ियत आप महसूस करते हैं। आपके साथ कितने लोग केयर करने वाले मौजूद होते हैं। तो ये जो सब कुछ है, तो आपको मैसेज वाला क्या मिला कि नेचर, कायनात, ये ज़िंदगी आपसे प्यार करती है। मोहब्बत का एक ठीक। एहसास होता है। अब यहाँ से आप जवाबी तौर पे कुछ करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अब जो आपको मिल रहा है उसके जवाब में भी तो आप फिर कुछ करने के लिए आप कुछ काम कर रहे होते हैं। आप उसके रद्द-ए-अमल में फिर लोगों के लिए, इंसानों के लिए, दुनिया के लिए, कायनात के लिए करने के अपने रोल को निभाने पर चल पड़ते हैं। और अगर ना चले, हम कहें हमें तो सब कुछ मिल ही रहा है, हमें तो सब लोग मोहब्बत कर ही रहे हैं। अब फिर ईसीजी करवानी पड़ेगी कि कि दिल की धड़कन का क्या हाल है? जी। अच्छा, आप कामयाबी किसे कहते हैं? कामयाब इंसान कौन है? सेंस ऑफ फुलफिलमेंट रखने वाला, अच्छा। जिसको जो रिचनेस है। अब उसकी कामयाबी इसीलिए तो अलग-अलग है। यानी इसके कोई यूनिवर्सल, इसका कोई सेट प्रिंसिपल नहीं है कि कामयाबी हम इसको कहते हैं। ठीक है। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट का मतलब है कि जो अपने आप को एक फुलफिलमेंट का भरे हुए एहसास, खुशी, तमानियत, सुकून के एहसास से सरशार है। ये नहीं है कि उसके पास कोई गाड़ियाँ, घर, ये पैसे, बैंक बैलेंस वगैरह, वो तो एक दुनियावी सिस्टम है ना। लेकिन उसके अंदर कल्बी और ज़हनी सुकून और इत्मीनान कितना, ये है। चाहे दुनिया उसको कामयाब ना समझ रही हो। हाँ, दुनिया वालों का नहीं इतना सोचना। देखिए, दुनिया में भला क्या है? दुनिया का मामला ये है, 90% लोग, रिसर्च बता रही है, 90% लोग रिएक्शंस की ज़िंदगी जीते हैं। अच्छा। आपका क्या ख्याल है कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप अपने फैसले करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। है ना? बिल्कुल। वो फैसले भला कौन करता है? वो आपके ट्रिगर्स करते हैं। ट्रिगर्स कहाँ से आते हैं? लोगों की बातों से, इश्तिहारात से, नोटिफिकेशन से, बिल्कुल। लोगों की बातों। अब ये सारा कुछ क्या हो रहा है, हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो 90% लोग एक्चुअली जो इमोशनल होते हैं, गुस्से, गम, खुशी, कोई छलांगे लगाना, नाचना, गाना, गम गुस्से की कैफियत वगैरह वगैरह, फियरफुल हो जाना, ये सारा कुछ क्या है कि ये सिचुएशंस के रद्द अमल में हमारे अंदर पैदा हो रहा होता है। तो गोया कि हम जब ये रिएक्शंस देते हैं तो हमारे बटन्स कोई और दबा रहा है।
सबसे कामयाब वो है कि जिसके इमोशंस का कंट्रोल मैक्सिमम लेवल पर 100% तो शायद ना हो सके, लेकिन मैक्सिमम लेवल तक उसके अपने हाथ उसके में अपने हाथ में। कितने परसेंटेज ऐसी है कि जो होते हैं अपने हाथ में? अब इसमें जैसे 4% लोग हम देखते हैं 80-20 फार्मूला के मुताबिक कि वो 4% लोग हैं जो दुनिया में, जिनको हम लीडर्स कहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी का चार्ज संभाले ठीक हुए है, होते हैं। संभाले हुए थे। ठीक है। हालांकि उनको भी यही कहा जाता है वैसे बहुत सारे कि जी वो औरों के मशवरों पे अमल कर रहे हैं, या हमारे यहाँ तो खैर बहुत सारे लोग जो हैं वो बाबों के पास भी जाते हैं। वो छड़ी वड़ी घुमा दी उन्होंने तो आपको लीडरशिप मिल गई। जाना चाहिए उनके पास भी। अच्छा, हाँ हाँ, उनको अच्छा। ऑब्जर्व करने के लिए। ऑब्जर्व करने के लिए। हाँ अच्छा। जी। मैंने कहा शायद आपने कहा छड़ी के लिए। नहीं, अपने अंदर के बाबे को क्यों ना तलाश क्यों ना किया, तलाश किया है जाए, ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वैसे ये जो इमोशंस हैं या ये जो सब कुछ हमारे अंदर चल रहा होता है, आपको पता है कि इसके साथ अगर हम बाहर के कमेंटेटर को बड़ा अहमियत देते हैं। जी। जो कमेंट्री कर रहा है ना बाहर हमारे बारे में, उस कमेंटेटर की बड़ी अहमियत है। अपने अंदर क्यों ना अपना कमेंटेटर ऑब्जर्वर जगा लिया जाए, जो मुखातिब हो के वक्तन फ़वक्तन यूँ बात करे कि मोहसिन नवाज़ इस वक्त परेशान हो, इतना परेशान क्यों हो, गुस्से में हो, गुस्से की क्या वजह है, वो तवज्जो दिलाता रहे नाम लेके। तो जब आप अपने अंदर ही ऐसे कमेंटेटर को और ऑब्जर्वर को जगा लेंगे और फिर अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को नाम भी, लेबल भी करते जाएंगे, तो आप बड़ी आसानी से इमोशंस को, मेंटल स्टेट को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। पर हम भला क्या करते हैं, हमारी जो नज्म सहर जो मेंटल एनर्जी है ना, हमें तो सबसे ज़्यादा भला क्या चीज़ अजीज़ है दुनिया में? पैसे, इख्तियार, शोहरत, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा लोग पैसों के लिए ही जिद्दोजहद कर रहे हैं, और जिसके पास पैसे हैं वो ज़्यादा पावरफुल जी, है। इख्तियार भी है उसका। ठीक, लेकिन सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत आपके पास आपकी मेंटल एनर्जी और आपका बिलीफ सिस्टम है। अच्छा। मेंटल एनर्जी यानी मैं अपनी तवज्जो की ताकत किस समत में खर्च कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा बड़ी ताकत कोई नहीं है। अच्छा, हम उसके बारे में बिल्कुल कोई एहतियात नहीं करते, अपनी तवज्जो ऐसी चीज़ों पर सर्फ करते रहते हैं जिनका जो नफ़ा बख्श नहीं है। अच्छा। ज़रा अगर हम गौर करें कि एक दिन के अंदर हमारी तवज्जो कहाँ कहाँ जाती है, जी। और उसका कोई नतीजा नहीं होता, ना उसके लिए ना हमारे लिए, पर हम अपनी तवज्जो जो कि एक ज़बरदस्त एनर्जी है, और दरअसल उसी ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना रखा है, उस तवज्जो को हम खर्च करते रहते हैं कभी गैर ज़रूरी चीज़ों पर। लेकिन अगर हम उसी मेंटल एनर्जी को ज़रूरी चीज़ों पर सर्व करना सीख लें, मतलब हम रिएक्शंस ना दें, हम एक्शंस पर काम करें, तो हमारी जो मेंटल एनर्जी है ये कितना खूबसूरत ख़जाना है, ये कारून से बड़ा ख़जाना है। और जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, यानी हमारी यकीन की ताकत, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई ना दे। तो हमारा जो यकीन का दर्जा है वो कितना खूबसूरत। तो हम जब यकीन रखते हैं ना, तो हमारा जो दिल है वो कितना रोशन हो जाता है। तो ये यकीन और बिलीफ सिस्टम आपका, इसकी तरफ तवज्जो देना और मेंटल एनर्जी की तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। सही, सही। अच्छा, पता है आपकी शख्सियत और आपकी जो ज़िंदगी है उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा मुतासर कुन चीज़ लगती है वो है शुक्रगुज़ारी। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कि नहीं है अब हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों के ऊपर हम मतलब हम इस बात पे तो फोकस करते ही नहीं ना कि हमारे पास क्या क्या है, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, उसको तो हम साइड पे कर देंगे। किसी एक चीज़ के ऊपर जो है हमारी इतनी शिकायतें होंगी और हम इतने मायूस होंगे, और इतना ख़ुदकशी क्यों करते हैं लोग, सब कुछ होता है उनके पास, मायूसी होती है। इतनी शुक्रगुज़ारी कैसे है आपके अंदर? शुक्रगुजार ना होने के अलावा कोई ऑप्शन है ना, शिकायतें करते हैं ना वो ऑप्शन ही तो है। मुझे लगता है कि शुक्रगुजार ना होने के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन पे जाना नासमझी है। देखिए, हम अपनी चॉइस से तो इस ज़िंदगी पर सबसे पहले तो हम इंसान बनाए जाने के मनसब पर फाइज हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। हम हो सकता है हम इंसान ना होते, जी
हाँ, बाय द वे अभी भी हम में से कुछ वक्तन फ़वक्तन इंसान नहीं होते नहीं एनिमल होते। ब्रेन से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, तो हमें इंसान होने का शरफ़ हासिल हुआ। अच्छा, अब हम बीच में थोड़े-थोड़े हैवान हो जाते हैं, तो हम इस मुमताज़ हैसियत को पहचानें कि हमारे अंदर ह्यूमन ब्रेन और एनिमल ब्रेन दोनों ही की इंस्टिंक्ट्स मौजूद हैं, तो हम इसमें ह्यूमन ब्रेन को एक्टिवेट रखने पर, यानी जिस मनसब पर फ़ाइज़ किए गए हैं, उसको बुरूएकार लाने पर तवज्जो देते रहें। तो शुक्रगुज़ारी तो यहीं से शुरू हो जाती है। सही। अच्छा, अब उसमें अगर हम गौर करें तो हमारे साथ कोई नेचर की ऐसी कमिटमेंट नहीं है जिस पर हम शिकवा कर सकें। हमसे हमारा जो ब्लड ग्रुप है, क्या वो हमसे पूछ के बनाया गया? हमारा नाम नहीं हमसे पूछ के रखा गया। सही। हमारा रहन सहन, हम तो थोड़ी देर बाद जब होश में आए तो हमें पता चला कि हमारे ये अकायद हैं, ये हमारा नाम है, हम इस तरह के हैं, हमारा रंगो रोगन ये है। तो बस तो इस पे शिकायत नहीं बनती कि हमें तो पता किससे? ही कुछ नहीं, यानी नेचर से। किसी से भी, मतलब हमें तो पता ही नहीं कुछ, हम तो अपनी मर्जी से आए भी नहीं दुनिया में। हाँ, तो फिर जब अपनी मर्ज़ी, जब इख्तियार ही नहीं है, नहीं है तो फिर सब्र तो कर ले। देखिए, कबूलियत ही इसमें एक्सेप्टेंस ही होगी, ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस। आपका कबूल कर लेना ही आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप अपना वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, और अगर आप अपनी दिलादारी चाहते हैं, और अगर आप इसके ज़रिए फिर दूसरों की भी दिलादारी करना चाहते हैं, तो फिर शिकवे करते रहिए, शिकायतें करते रहिए। पर ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस जो है उसको कबूल कर लेने के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। जो हासिल करना चाहते हैं उसकी कोशिश के लिए अपने इख्तियारात का जायज़ा लें और कोशां हो जाएं, और इन दोनों के माबैन फ़र्क को समझने का शऊर तलब करते रहें। ठीक। ये है। ठीक ठीक। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं, अक्सर व बेशतर, जब उन्होंने कोई मेहनत नहीं करनी हो, कोशिश नहीं करनी हो, तो वो हमेशा दूसरे पे उंगली उठाते हैं। जी, या मदद मांग लेते हैं, कि उसकी वजह से ये काम नहीं। हाँ, ये ब्लेम गेम। और इसमें आप जब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो आप अपने दिमाग को, ये भी दिमाग का ही एक ट्रैप है ना, कि आपका दिमाग आपको एक बहुत बड़ा फ़रेब देता है कि वो ये कहता है कि जो तुम कामयाब नहीं ना हो सके, इसके का ज़िम्मेदार फ़लाँ फ़र्द है, फ़लाँ इदारा है, हुकूमत है, लोग हैं, सिचुएशन है। अच्छा भाई, ये कह के भला वो क्या करना चाहता है, वो आपको, चूँकि दिमाग ये, हम चाहते हैं ना कि हमें रिलीफ़ मिले। अब हमारे लिए रिलीफ़ का रास्ता ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि हम अपने ख़राब हालात की ज़िम्मेदारी किसी के साथ तो डालें, ताकि कुछ हमें आराम मिले। लेकिन अगर हम उसको कबूल करते हैं कि ये हालात की ज़िम्मेदारी मेरी है, तो ज़ाहिर है मुझे हरकत में आना पड़ेगा। और अगर मुझे हरकत में आना पड़ेगा तो मुझे उसके लिए सर्दियों के मौसम में लिहाफ छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। सही है, बिल्कुल सही है। आपके साथ शैतान लगा हुआ नहीं है? शैतान नहीं सिखाता आपका कोई गंदी बात? शैतान से मुराद क्या है? नेगेटिव बात, मनफी बातें। वो पैरेलल चलती रहती है, नेगेटिविटी अच्छा, और पॉजिटिविटी। अच्छा, इसी से तो फ़र्क पता चलता है। जी। मज़ेदारी इसी में है। हम सिर्फ देखें, आप अगर शू लगाएंगे सॉकेट में, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलकर ही करंट बनेगा ना। तो इसलिए ये दोनों का होना, इसी में तो मज़ा है कि हमारे अंदर ये दोनों चीज़ें चलती रहें, लोगों से भी। मसलन मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा बातें से पूछना। है। जी, मसलन जब आपकी शादी हुई जी, और आप अपनी बेगम को नहीं देख सके, आपके बच्चे हुए, वो लम्हा जो होता है, जी। उस वक्त भी कोई शिकायत, कोई बात नहीं आई आपके जहन? अब यानी चूँकि ज़रा हसास सी बात है, तो लेकिन मैं कह देता हूँ, मेरे ख्याल कोई हर्ज नहीं है। देखिए, जो देख नहीं सकता ना, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा प्यार कर सकता है। यानी जो आपके छूने की हिस्स है ना, उसकी तरफ आपका फोकस जिस आप देखें कि आपकी जो बेहतरीन दुआ है उसमें आपकी आंखें बंद होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही। तो आपका जो कनेक्शन है ना, मसलन मेरा अपनी वाइफ के साथ जिस दर्जे पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी पुरानी नहीं हुई, और वो इसी वजह से नहीं हुई कि उस शादी के अंदर
यानी कि मैंने जो महसूसमेंट के जिस दर्जे पर हम्म, उस ताल्लुक़ को देखा, फ़ील किया, वो एक्चुअली शायद मुझे लगता है कि अता है कि ना कि देख लेने की कोई ऐसी कमी नहीं थी। मुझे मुझे लगता नहीं है कि मैंने उन्हें नहीं देखा। अच्छा। मुझे लगता नहीं है। बच्चों को भी, वाइफ़ को भी। हम्म, अच्छा। अच्छा, ये बच्चों को जो साइकोलॉजी पढ़ाने का आपका आपकी पसंद थी, आपकी चॉइस थी या बच्चों की अपनी थी? घर में बातें-वातें होती रहती जी, थीं, आपको साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हाँ रवैयों जी। इंसानों की, तो वो उनके रुझानात बनते गए। हम्म, चूज़ उन्होंने खुद ही किया। खुद ही किया, हाँ, अच्छा। डॉक्टर बन सकते थे, हम्म, यानी उनकी डॉक्टर बन सकते थे या किसी और फ़ील्ड को इंजीनियर, लॉयर, कोई कोई भी फ़ील्ड चुन सकते थे। लेकिन उनकी अपनी दिलचस्पी और रुझानात, उन्होंने 7 और 9 साल की उम्र में तो वीडियोज़ रिलीज़ करना शुरू जी, कर दी। सलमान की तो मैंने देखी बचपन की उसकी अली की भी। अली की। जी, तो दोनों ही जो है वो काफ़ी उनका वो उस ज़माने में नोकिया 6600 था, अच्छा, तो उसकी मदद से उन्होंने वीडियोज़, तो मैंने कहा ठीक है, यानी और फिर वो माशाल्लाह बाय चॉइस उन्होंने साइकोलॉजी में दोनों ने अच्छा काम करना अच्छा, शुरू किया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे मज़ीद। बच्चों ने कभी बचपन में आपसे कोई सवाल किया कि मुख्तलिफ हैं आप, या ये मैं पता है क्यों पूछ रही हूँ आपसे? मैंने अपनी वालदा को कभी ठीक नहीं देखा, सेहतमंद नहीं देखा। अच्छा, उनकी शादी बहुत कम उम्री में हो गई थी और बहुत कम उम्री में ही उनको फालिज हो गया था, तो उनका हाफ जो था वो फालिजदा था। अच्छा, तो वो मैंने कभी नहीं देखा कि वो दोनों हाथों से काम कर रही हैं या वो दीवार पकड़ के जो है वो एक साइड उनकी पूरी की पूरी ही पैरालाइज। अच्छा, मैं क्लास 8 में थी और मैं समझती थी अम्मी ऐसी ही होती हैं, अच्छा, ठीक, ठीक। अम्मियाँ सबकी ऐसी होती हैं। हाँ, मैं इसलिए ये बात पूछ रही हूँ कि आपके बच्चों को कभी मतलब कोई सवाल किया, कुछ पूछा या कुछ, क्योंकि अभी पता है ये शुक्रगुजारी से याद आया कि एक दफ़ा अम्मी हमारी जो हैं वो उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त अल्लाह शुक्र अल्लाह शुक्र। सुभान अल्लाह। एक दिन मैं सख्त चिढ़ गई। मैंने कहा मम्मी आप किस बात का शुक्र करती हैं, क्या दिया अल्लाह? तो मम्मी ने बड़े मुस्कुरा के कहा कि तुम लोग चलते फिरते हो, खेलते हो, नज़र आते हो मुझे, इससे बड़ी है कोई बात? सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है। वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। मैंने अपने घर में, आप तो तशरीफ़ ला भी चुकी हैं, जी। तो मैं अपने ना घर के सारे काम, अपनी जितनी भी ज़रूरियात, बाकी सब चीज़ें हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना फंक्शनल होता हूँ जी, अपने ऑफिस में भी कि अगर मेरे प्रोफाइल पर जाके कोई, यानी जैसे कोई अगर शुरू में देखता है या शुरू में किसी को पता चलता है कि ये देखने का या चलने का मसला है, तो फौरी तौर पे ये सारे सवाल जहन में आते हैं। जैसे कि अभी आपने अच्छा, ये वाला सवाल पूछा कि बच्चों के जहन में ये जी। सवाल आता था या नहीं आता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप उनके साथ रहते हुए अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों में, कामों में एक बिल्कुल नॉर्मल सी फ़ील के साथ चल रहे होते हैं। मसलन मैं अपने आप को नॉर्मल समझता हूँ, आपको पता है? आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल, यानी मुझे मुझे इस तरह की बिल्कुल फ़ील नहीं है कि मैं कोई यानी कि दूसरों से कोई मेरा कोई मुख्तलिफ या मैं कोई महरूमी वाला, इस तरह का बिल्कुल दूर-दूर तक नहीं है। अच्छा, अब उसमें ये नहीं है कि मैं इस चीज़ से इनकार कर रहा हूँ कि देखने की नेमत जी, जी। बड़ी नेमत, वो बड़ी ज़बरदस्त नेमत है। पर उसमें अब अगर यानी मयस्सर नहीं है दूसरे इंसानों की तरह, तो उसके मुतबादिल ज़राए, अब देखें टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपके कैमरे की, मोबाइल के कैमरे की जो आँख है, वो काफ़ी ज़्यादा, लिखना पढ़ना तो पूरे का पूरा ही बहाल कर दिया। बल्कि बाज़-औक़ात तो मुझे लगता है कि मैं लिखने और पढ़ने में शायद ज़्यादा फ़ास्ट सिस्टम से अटैच हूँ। अच्छा। दूसरे मतलब आप कोई तहरीर मुझे भेजें, तो देखते हुए कोई लफ्ज़ ओवरलुक हो सकता है कि उसके कोई अंदर कोई टाइपो है। जब वो वॉइस ओवर उसको पढ़ के सुनाता है ना, तो वो बोलते हुए उस लफ्ज़ को गलत साउंड करेगा जो सही नहीं लिखा हुआ, तो पता चल जाए। तो लिखना, पढ़ना, देखना, कैमरे की आँख से कई दफ़ा मंज़र कशी अब बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा उन्होंने, तो मैंने बस वो सीखता चला गया। तो उससे अब मुझे कोई ये यानी देखने के हवाले से जो ज़रूरियात हैं या चलने में, जैसे मैं व्हीलचेयर बाउंड हूँ, हाँ, ये है कि उसमें मदद ज़ाहिर चाहिए होती है किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने आने, वो तो है। तो वो भी फिर अल्लाह ताला ने किसी ऐसे ज़राए पैदा कर जी, दिए हैं बिल्कुल, कि जिसमें फिर आसानियाँ आप, लेकिन एक हमारे जो दोस्त हैं डॉक्टर खालिद जमील,
उन्होंने उनको मैं बातें यानी सुनता रहा, उनके साथ भी फिज़िकल चैलेंज। तो वो बहुत खूबसूरत बात कहते होते थे, यानी ये मैं उनको अब से कोई 35 साल पहले जब पहली दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई और टीवी पर हम उन्हें सुनते थे, तो वो एक बात पे बड़ा ज़ोर देते थे। वो कहते थे डिसेबल बंदा होना तो उसे गरीब नहीं होना चाहिए, अच्छा। उसे सबसे पहला गोल होना चाहिए कि वो अमीर हो। वो अपनी डिसेबिलिटी के लिए क्योंकि अगर वो अमीर होगा ना, तो वो अपने लिए टांगें हायर कर लेगा सही। जो उसके हिस्से का चल कर वो काम कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें यानी अपनी उस सलाहियत पर काम करना चाहिए कि जिसके मुताबिक आपकी लिविंग अच्छी हो सके, बात करने से लेके और डिलीवर करने तक। बिल्कुल। अच्छा, आपके बहन भाइयों का, आपके पेरेंट्स का रवैया कैसा रहा आपके साथ? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने भी वो फील नहीं दी कभी, क्योंकि मैंने नहीं दी, अच्छा। नहीं ठीक। बिल्कुल नहीं। 2 बहनें हैं और पेरेंट्स की तरफ से, दोनों बहनों की तरफ से बेहतरीन। उस ज़माने में उनको बहरहाल वो एक ये सदमा था, जी, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल, फेस हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमेशा वो इस कदर मेहरबान लोग, कि और ये उन्हीं लोगों की वजह से आज आप यहाँ हैं कि उन्होंने आपको फ़ील नहीं दी। वो जो कोई हम बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना बच्चों को, वो फिर किसी काम के नहीं रहते। मेरे जो सबसे ज़्यादा इख्तलाफात अपनी फैमिली से होते थे, मैं कहता था, वो कहते थे कि आपको वो मेरी ज़रूरत की हर काम करना चाहते थे, और मैं कहता था कि कुछ काम जैसे कि घर में मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जाना, तो अम्मी, बाबा जी या बहनों ने, मुसरत या रुबीना ने फ़ौरन आगे बढ़ के उस काम में मेरे लिए मददगार बन जाना। तो कई दफ़ा मैंने कहता था कि नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लेता हूँ। तो ये वाला जो है, क्योंकि उसमें शायद इस चीज़ ने भी काफ़ी रोल अदा किया कि मदद को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेने का जो माइंडसेट है ना, वो भी आपको एक्चुअली थोड़ी महरूमी में मुब्तला कर, वो काम करना नहीं आता। जी। और हम तो नॉर्मली ये हमारे यहाँ का कुछ वो बन गया है कि माएँ और बहनें जो हैं वो अपने बेटों को, बच्चों को और भाइयों को इतना ज़्यादा बेकार कर देती हैं हाँ काम हाँ कर करके। हाँ, कि वो बेकार ही रहते हैं, यानी कार ही नहीं खरीद कार ही पाते। नहीं। बेकार हो जाते हैं। जी। अच्छा, अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले। यही ज़िंदगी लेना चाहूँगा। अच्छा। हाँ, यही पूछना था ना आपने। जी, बिल्कुल यही पूछना था। हाँ, कि बस दोबारा ज़िंदगी मिले तो मैं कहूँगा नहीं, फिर वो एक नॉर्मल है ना। हाँ। नहीं, ऐसा ये इतनी मज़ेदार है। अच्छा। बहुत अच्छी। अगला सवाल आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ कि दोबारा शादी करने का मौका मिले तो भी यही खातून? वो मैंने मारिया के डर से नहीं पूछा। मारिया कहेंगे कि ये क्यों पूछ रही हैं, क्योंकि अभी आपसे लव की बातें तो हो ही गई कि भाई मोहब्बतें बहुत की। हाँ। तो दूसरी शादी भी फिर नहीं से कर लें। हाँ, नहीं, वो यानी एक्चुअली जो होता है ना, वो बेस्ट होता है। और मैं आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेस्ट लाइफ पर हूँ। अब ये है कि हम इस दुनिया में चूँकि आते जाते रहते हैं, आप मुत्तफ़िक़ हैं? आते जाते रहते हैं। हाँ, आते जाते रहते हैं। तो आते हैं और चले जाते हैं। हाँ, और फिर भी आ जाते हैं। फिर भी आ जाते हाँ, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। हैं। सही। तो हमारा यहाँ पे जो आना जाना है वो चूँकि चलता रहता है, कॉन्शियसनेस की सारी गेम है। हमें जिस्म बदलते रहते हैं, रूहें उनके अंदर जो हैं वो कनेक्टेड हैं एक सेंट्रल एनर्जी के साथ। नाम बदल जाते हैं, जिस्म बदल जाते हैं। रूह वही रहती है? नहीं, अच्छा। वो मुख्तलिफ रूहों का, लेकिन पीछे तो उनका जो कनेक्शन है वो एक जो यानी ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं रूहों की सूरत में, हाँ पीछे तो नूर की उस ख़ास एनर्जी के साथ कनेक्टेड है ना। अल्लाह ने कायनात को जो बनाया तो अपने ही नूर से अलग करके तो नूर ही फैला दिया ना चार सू, और इंसानों के अंदर जो रूह फूंकी गई वो भी तो आलम अम्र की शय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने अपनी ज़िंदगी में कब और कैसे सोचा कि आप दूसरों के लिए मिसाल बने? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा। हाँ, मिसाल बनने की इतना कोई ऐसा कोई खुमार नहीं था। अच्छा। ना ही मैं समझता हूँ कि बस अपने हिस्से का काम करना होता है। हमें बस अपने हिस्से का, वो लोग समझते हैं
कि भी आप बड़े मिसाल आपकी एक मिसाल है या आप रोल मॉडल हैं वगैरह वगैरह, वो उनका ख्याल है, मेरा इदारे का उससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी नहीं तो वो ये है कि मैं अपने हिस्से का काम करता रहता हूँ हम्बलनेस के साथ, इतराना नहीं है क्योंकि भूलना नहीं है, भूलना नहीं है ये कि बच्चों के ट्राईसाइकिल पर 2 सीट्स होती हैं, एक पीछे और एक आगे। अगली सीट उतार के तो जो बच्चों के साइकिल के पैडल होते हैं जहाँ वो जिन्हें वो पाँव से घुमाते हैं, वो मैं हाथों से घुमा के मैं सफ़र करता रहा। अच्छा, तो वो भी याद रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी याद रखना है कि किस तरह बचपन में ड्राइंग की किताबों पर तस्वीरें बनाता था और फिर रंगों से वो नाता टूट गया ज़ाहिरी तौर पे ब्रश से। फिर ये भी याद रखना है कि कहानियाँ लिखकर भेजना और फिर उनका छपकर आना और ख़ुद ना पढ़ पाने की पहली फील। जी। अब उस ज़माने में ज़ाहिर टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो ख़ुद नहीं पढ़ सका। पर फिर ये भी याद रखना है कि इन सब वाक़यात के बाद ठीक 40 बरस बाद अब लिखना पढ़ना जी सब कुछ, कितनी हैरानकुन सी बात है। लेकिन एक तवील सफ़र है इसमें। हाँ, मज़ेदार है। मज़ेदार यूँ है कि बदलते हुए कायनात के रंग, कितने खूबसूरत रंग जब हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि नाउमीदी में से उम्मीद जन्म लेती है। वो अल्लाह ताला का निज़ाम बड़ा अजीब, मुझे जो समझ आई ना बात, वो ये है कि उसने इंसान को दुनिया में जो ज़मीन पर भेजा, तो मेरा ख़्याल है कि उसने सोचा कि मैं इसको इख्तियार और बेइख्तियारी के माबैन तवाज़ुन करने की कोशिशों पे लगा दूं, जो इस कोशिश में अच्छा, कामयाब रहेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो इसी कैफियत के अंदर जब हम भूलने लगते हैं वो हमें चौंका देता है। हम इतराने लगते हैं, हम किसी घुमंड में होते हैं, वो फिर हमें चौंका देता है, हमारे इरादे को तोड़ के हमें हिलाता जुलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कहीं हमें सरप्राइजेस जो मिलते हैं, यानी हम सोचते हैं कि अच्छा ये जो हम ये कर रहे हैं इसका ये नतीजा निकलेगा, वो कहता है नहीं, मैं थोड़ा याद ना कराऊँ इसको कि कुदरत भी कोई वजूद रखती है, फिर वो मुख्तलिफ नतीजा कर देता है। तो ये गेम है सारी। बिल्कुल। जब आपने पहली दफ़ा आप आरजे के तौर पे आपने काम शुरू किया तो आपको कैसा फील हुआ? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, मैंने रिस्पॉन्स भी अच्छा था? वैसे सवाल ये भी बनता है कि पहली दफ़ा ये ब्रॉडकास्टर होने का जो काम है ये किया कब? ये 9 साल की उम्र में। अच्छा। हाँ, अब आप सोच रही होंगी मैं किसी रेडियो से जुड़ गया था। फिर अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्डर का बटन ऑन किया और कहा कि रेडियो पाकिस्तान लाहौर 630 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव में। तो ब्रॉडकास्ट ही था ना। हाँ, उस वक्त लिसनर एक ही था उसका। बोला कौन? अम्मी होंगे। मैं खुद। अच्छा, आप खुद ही? हाँ, वो बाद में अम्मी को भी पता चल गया कि मुझे। तो वो अम्मी भी फिर वो ना शौक में, तो मैंने 3000 से ज़्यादा मेरे पास वो कैसेट्स हैं जहाँ मेरी अपनी वो बचपन की, अभी भी मेरे पास वो कैसेट है कहीं। हाँ, जिस पे मैंने अवलीन दिनों की वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। अच्छा। तो ब्रॉडकास्टिंग रेडियो से अगर आपका बाज़ाब्ता ब्रॉडकास्टिंग तो वो 2004 यकम मई पहला शो। और ये जब हम पहुँचे रेडियो स्टेशन तो बेसिकली मैं गया ऑडिशन देने। घर से मारिया को कहा कि कुछ कैसेट्स भी मैंने क्यों कर दी, कोई 10 कैसेट्स का एक डिब्बा, उस ज़माने में कैसेट्स चलते थे, तो वो मैं क्यों कर, तो मारिया कहने लगी कि तुम ऑडिशन देने जा रहे हो, ये कैसेटें रखने का इतना बर्डन साथ रखने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा ये रख लो तुम ना। वहाँ हम पहुँचे, स्टेशन डायरेक्टर से मुलाकात हुई। अब ये है वो बिलीफ सिस्टम। तो मुलाकात हुई तो बातचीत अच्छी हो गई। तो वो इंटरव्यू, वो सवाल जवाब करते रहे। उन्होंने मुझे जितना पैशनेट देखा, अच्छा, और लफ्ज़ों की जो अदायगी में मेरी दिलचस्पी देखी शायद मेरी गुफ्तगू से, तो कहने लगी आप बिल्कुल हमारे शो के लिए, चैनल के लिए अपना शो प्रेजेंट करें। तो मैंने कहा कि आप फिर हमें दे दीजिए कोई ऑडिशन के लिए टाइम। तो कहते हैं ऑडिशन कैसा, 9:45 हुए हैं, 10 बजे आप अपना पहला शो करें। अच्छा। तो मैंने मारिया को कहा कि मैंने कहा वो मेरे अंदर से जो आवाज़ थी ना, वो कैसेट्स क्यों करके रखने की पीछे वजह ये थी। तो उस शो पर हमने फिर वही गाने चलाए जो हम क्यों करके लेके गए थे। अच्छा। तो एक्चुअली आपका जो यकीन होता है ना,
ये वाकई बहुत बड़ी दुआ। और ये मैंने देखा मेरे वालिद साहब में भी, वालदा में भी, उनकी तरफ उनका अच्छा। भी यकीन का दर्जा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है? वैसे तो फौरी जवाब इसका मेरे जहन में ये आया कि कौन सी बात है जो खुशी नहीं देती। ये भी सही है। अ, कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा खुशी देती है? इस बात का यानी ख़्याल कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी से नवाजा और इस ज़िंदगी को गुजारने में कोशिश करने वाला बनाया, ये चीज़ मुझे खुशी देती अच्छा, है। और ऐसी है कोई बात जो खुशी नहीं भी देती? क्योंकि नहीं का तो मैंने आपकी तरफ से कभी सोचा ही नहीं। नहीं है, वो भी चीज़ें भी देखिए उसमें बीच में यानी कई दफ़ा हमें चूँकि जैसे नेचर याद दिलाती रहती है ना कि यहाँ इख्तियार नहीं है, तो ये ख्याल आता तो है कि इस बारे में ये चीज़ अगर यूँ होती, इंसान जो हुए तो ख्याल कि ये सिचुएशन यूँ ना होती, काश अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता। फिर कबूल ही करना पड़ता है। इख्तियार अगर नहीं है तो कबूल ही करना पड़ेगा ना। अच्छा, आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, अदब से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। अदब से ताल्लुक़ का अंदाज़ा तो नाज़रीन को नहीं। तो आपसे ताल्लुक़ जिसका है वो अदब से ही ताल्लुक़ है से ना। है, बहुत अदब आदाब के साथ। आपकी कोई पसंदीदा आवाज़, कोई म्यूज़िक, कोई किताब, कोई एक लिस्ट है? हाँ, वो बेशुमार है, बल्कि यकीन माने बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, हाँ, सही। एक का नाम लेना। वैसे इफ्तिखार आरिफ साहब मुझे, सलीम कौसर साहब मुझे बड़ा इंस्पायर करते हैं। हाँ, उनके जुदागाना अंदाज़, उनके लबो लहजे, शायरी में दोस्तियाँ बड़ी, अमजद साहब मेरे बड़े जी। करीबी दोस्त, फ़रत अब्बास शाह मेरे बहुत प्यारे दोस्त, और कितने लोग, एजाज़ अहमद जी, आज़र, बिल्कुल। वही बात है ना कि नाम लेके फिर आगे। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन शायरों से और ये जो फ़नकार लोग हैं इनसे बड़ा नाता रहा है, बिल्कुल। ब्रॉडकास्टिंग में ताल्लुक़ होने की जी, वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पसंद जैसे मौसीकी से मुझे बहुत दिलचस्पी, तो एक ज़माने में हमने अपनी एक म्यूज़िक लाइब्रेरी बनाई, अच्छा। और ये यूट्यूब से ज़रा पहले की बात है, तो मैंने वो जमा करने का शौक़ था नग़्मे, पुरानी मौसीकी। तो कोई दुबई से एक दोस्त ने 1925 की रिकॉर्डिंग्स भी, अच्छा। मतलब बरसगीर की मौसीकी में पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स को जमा करने का शौक़ था। तो वो 3 लाख तक हमने गाने एक ज़माने में ऐसे अंदाज़न हमने, अच्छा। जो मेरे पास जो रिकॉर्ड, फिर वो यूट्यूब आ गया तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, अभी आप उम्रा करने गए थे, कैसा तजुर्बा था? बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। कोई मुश्किल? हाँ, वो ये था कि मारिया ने ये कहा कि हम तो जाके हजर अस्वद को, खाना काबा की दीवार को छू सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा जी कि वो व्हीलचेयर वहाँ नहीं जा सकती। अच्छा। ठीक। तो वो मारिया का उस वक्त ये ख्याल था कि यानी वो कोशिश करने लगी, इंतज़ामिया से बात करने लगी। तो मैंने कहा नहीं ज़रूरत। तो वो कहने लगी कि क्यों? अब इसका, तो मैं जिस दीवार को टेक लगा के बैठा हुआ था, मैंने कहा देखो जिस दीवार से मैं टेक लगा के बैठा हूँ, ये दीवार होते होते ये ज़मीन पर फर्श होते जाके वहीं से जुड़ रहा है। अच्छा। तो डिस्कनेक्शन तो नहीं है ना। अच्छा, फिर उसमें या तो ये हो कि आप यानी उसमें से कोई फ़ासला महसूस करते, तो मुझे फ़ासला महसूस नहीं होता। यानी और फिर अल्लाह ताला ने तौफ़ीक, यानी वहाँ जैसे रोज़ा रसूल पर जो हाज़री थी, दोनों की अपनी, यानी मक्का और मदीना के दोनों की अपनी फ़ील है ना। जी, जी। मक्का में जलाल आप देखेंगे, कितना खूबसूरत आप देखेंगे, मस्जिद हराम में आप बैठ के, तो क्या खूबसूरत वो एक कैफ़ियत आपके अंदर तारी होती है। फिर आप मक्का से मदीना के सफ़र पर जाते हैं, अगर आपने इस तरतीब से आप जा रहे हैं, तो उस पर जाते जाते जैसे जैसे आप मदीना में दाखिल होते हैं, तो अगर दिल की कैफ़ियत का आप मुझसे पूछें, तो दिल अगर बेदार हो तो वो वाज़े सी आपको फ़ील आएगी, रहमत की, मेहरबानी की, शफ़क़त की। कमाल है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जब आप जा रहे थे तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह ने तौफ़ीक दी, तो जितनी नमाज़ें अदा हुई वो कैफ़ियत के साथ थी। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह।
मोहसिन साहब, अब आप मुझे जो है एक पैगाम ज़रूर नौजवान नस्ल को इस प्लेटफॉर्म से दीजिए जो छोटी छोटी बातों के ऊपर गिला शिकवा करते हैं और मायूस होते हैं और मनफी सोच उनके जहन में आती है। कैसे मनफी सोच से वो अपना पीछा छुड़ाएं? मूड को ऑल्टर करने की कोशिशों पे ना पड़ें, ड्रग्स से अपने आप को बचा के रखें, मसनूई तरीके ना इस्तेमाल करें, नेगेटिव सोचों से बचाने की कोशिश रोज़ाना का एजेंडा होना चाहिए। हमारा जो दिमाग है बाय डिफ़ॉल्ट हमें मायूसी, नाउमीदी की तरफ खींचता है। जी जी। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन है वो हमें कंफर्ट जोन में रखता है। तो नेगेटिविटी की बजाय हमें पॉजिटिविटी के लिए कोशिश करनी पड़ती है। नेगेटिविटी के लिए कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आप कुछ ना करें तो यकीनन आपको नेगेटिव सोचों का हामिल इंसान बनने में ज़रा भी दुश्वारी नहीं होगी। मतलब आपने उन्हें काम पे लगा दिया। काम करना चाह नहीं रहे वो, आपने उन्हें और मुश्किल काम पे लगा दिया। तो कुछ ना कुछ करते। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि कुछ ना कुछ करने को शुरू कर लें, कुछ भी। हाँ, तो वो दिमाग का मैकेनिज्म ये भी है कि वो आपको उस काम को फिनिश करने की तरफ इनकरेज करना शुरू कर तो देगा। आपके कहने से वो फेसबुक खोल के बैठ जाएंगे? चलें फेसबुक का पेज ही बना लें, अपनी को प्रोडक्ट ही वहाँ पे अच्छा, मार्केट बना करना लें शुरू कर पेज। दें। जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका। आपको देख के हमेशा मुझे एक बात याद आती है कि जहाँ सब्र करना हो जी, वहाँ शुक्र करें, सुभान अल्लाह। और हमसे सब्र नहीं होता। हाँ, सब्र का मतलब भला क्या है? इंतज़ार शुक्रगुजारी के दर्जे को पा लेने तक। तो कबूलियत के अलावा चारा नहीं है। कबूल करना है उन हालात को जो आप नहीं बदल सकते। जो बदल सकते हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश जद्दोजहद शुरू कर देनी है। 2 दिन नहीं बराबर गुजारने। जी। नौजवानों, आपने 2 दिन नहीं बराबर गुजारने। माफ़ी चाहता हूँ, अगर आप जिंदा हैं तो कल चेक करना पड़ेगा। तो आज का दिन कल से अच्छा बनाना है। और मसनूई तरीके नहीं, आर्टिफिशियल तरीके नहीं, धोखा नहीं देना, गलत बयानियाँ नहीं करनी, चीट करके कामयाब नहीं होना। अपनी सलाहियतों के साथ बिल्कुल ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, मतलब ये हम सब रिकॉर्डिंग पे ही है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल सही अपनी सलाहियतों को पहचान के बरूए कार ला के कल के दिन से अपना आज का दिन अच्छा बनाते जाएं। एकदम से कुछ नहीं होना। 1% डेली इम्प्रूवमेंट का नज़रिया रखें, थोड़ा क्योंकि बड़े बड़े इनकलाबी जहन के साथ आप अगर ये सोचते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा चेंज ले आऊँगा, तो हमारा दिमाग चूँकि बड़ी तब्दीली को रेजिस्ट करता है, बड़ी तब्दीली को, तो इसीलिए हम वो बड़ा काम नहीं कर पाते। बिल्कुल। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस इसलिए तो नाकाम होते हैं। बिल्कुल। तो हमें क्या करना है? माइक्रो स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे। तो जब आप छोटे स्टेप्स को फिक्स करते हैं और अपने लिए टारगेट करते हैं तो उसको ब्रेन रेजिस्ट नहीं करता। तो तब्दीलियाँ छोटी छोटी पैदा करना शुरू करें, कामयाब हो जाएंगे। मसला नहीं, वह कामयाब हैं अगर इस नज़रिए को अपना लिया तो हाँ, तो कामयाब तो आप हो गए, बस उसमें ज़रा टेंजिबल फॉर्म में लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी इनायत, आपकी इज़्ज़त अफजाई का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। माफ़ी चाहता हूँ, वो आपसे मिलकर खुशी इतनी हो रही थी कि मैंने बातें ज़्यादा की हैं। नहीं तो बातें ही करने बुलाया था। अच्छा, बातें करने, ठीक है। खुश रहिए। अभी बातें तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन अब जाहिर है आपके पास भी और हमारे पास भी वक्त की बड़ी वो हमेशा ही किल्लत रहती है ऐसे ही बातें करने के लिए। भाई यादगार मुलाकात है, यादगार है ये यहाँ रहेगी तो ये वक्त यादगार रहेगा। दोबारा अगर आपका आना होगा तो फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर। अल्लाह आपको खुश रखे और आपके काम में मज़ीद खैर व बरकत अता करे, आमीन। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और आप ने देखा मोहसिन नवाज़ साहब से मिले, और ये एक ऐसे इंसान हैं, आपको मिल के अंदाज़ा हुआ होगा कि जो आँखों से नहीं देख सकते लेकिन हज़ारों लोगों को ज़िंदगी का रास्ता और रोशनी दिखा रहे होते हैं, जो पोलियो की वजह से अपनी टांगों पर नहीं चल सकते लेकिन लोगों को ज़िंदगी का मस्बत रास्ता दिखा रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं मोहसिन नवाज़ साहब का कि उन्होंने अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर किए और हमें ये समझाने की बहुत कोशिश की, और हो सकता है कि बहुत से लोग समझ भी रहे हों कि मसाइब और मुश्किलात हर एक की ज़िंदगी में आते ही हैं। इंसान के अंदर शुक्रगुज़ारी, हिम्मत, हौसला हो तो वो बड़े से बड़ा रास्ता बहुत आराम से गुजार सकता है और बहुत अच्छी ज़िंदगी मोहसिन साहब की तरह गुजार सकते हैं।
हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें और कामयाबियाँ दे और ये लोगों की ज़िंदगियाँ रोशन करते रहें।